जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईएएस प्रीलिम्स सीरीज़ में यह हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें हम पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे कि कोई सब्जेक्ट वीक ना रह जाए। एग्ज़ाम में बैठने के बाद हमें ऐसा ना लगे कि हमने यह विषय पढ़ा नहीं है या रिवाइज नहीं करना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में हमें एक स्थान अपना पक्का करना है 2024 के एग्ज़ाम में। अगर हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए असंभव नहीं है, हम बहुत आसानी से क्रैक कर जाएंगे। आपको जीएस पेपर सॉल्व करवाने के बाद सीसैट का पेपर भी सॉल्व करवा देंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 2011 से लेकर 2023 तक, सारे पेपर को मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन में आपको हमने फिगर ऐड कर दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि फिगर से लोकेशन का पता चल जाता है और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाता है। भारत का भूगोल से पहला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आया था 2014 आईएएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है पहाड़ियाँ, दूसरे तरफ है क्षेत्र। अब बताना है कि कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट क्षेत्र में स्थित हैं कि नहीं। दूसरा है कैमूर पहाड़ियाँ, ये कोंकण तट पर स्थित हैं कि नहीं। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में स्थित हैं कि नहीं। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या है कि उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। अब बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है महादेव पहाड़ियाँ, यह मध्य भारत क्षेत्र में स्थित है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में स्थित हैं। अब जानते हैं कि कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं और कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। चलिए हम मैप में दिखाते हैं। जानते हैं कार्डमम पहाड़ियाँ के बारे में। कार्डमम पहाड़ियाँ या कार्डमम हिल्स, ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु एवं केरल के सीमा पर मालाबार तट के समांतर हैं, ना कि कोरोमंडल तट के। ये पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तारित भाग हैं। और क्वेश्चन में दिया था कि ये कोरोमंडल तट, यहाँ पे मालाबार तट होगा। दूसरा है कैमूर पहाड़ियाँ, क्षेत्र दिया है कोंकण तट, लेकिन ये गलत है। फिर देखते हैं मैप में। कैमूर पहाड़ियाँ जो हैं, ये पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार में 483 किलोमीटर लंबाई व 80 किलोमीटर चौड़ाई के साथ विस्तृत हैं। इसके साथ इसके दक्षिण में सोन एवं उत्तर में टोंस नदी बहती है। अब जानते हैं कि महादेव पहाड़ियाँ के बारे में। महादेव पहाड़ियाँ जो हैं, ये पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में विस्तृत सतपुड़ा पर्वत के विस्तृत भाग हैं जो मध्य भारत में स्थित हैं। चलिए मिकिर पहाड़ियाँ के बारे में जानते हैं। मिकिर पहाड़ियाँ, मिकिर हिल्स जो है, यह असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण में स्थित हैं। कई पहाड़ियों के समूह हैं तथा ये कार्बी आंगलांग पहाड़ के ही भाग हैं। ये पूर्वोत्तर में स्थित हैं। भारत का भूगोल से दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है आर्द्रभूमि, दूसरी तरफ दिया है नदियों का संगम। नंबर 1 हरके आर्द्रभूमि,
ब्यास और सतलुज का संगम। सेकंड दिया है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, बनास और चंबल का संगम। तीसरा दिया है थर्ड कोलेरू झील, मूसी और कृष्णा का संगम। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। हर के आर्द्रभूमि जो है ब्यास और सतलुज का संगम। चलिए हम मैप में दिखाते हैं। हर के आर्द्रभूमि मैप में हम दिखाते हैं, यहाँ पे है पंजाब। हर के आर्द्रभूमि पंजाब में ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पर स्थित है। इसे वर्ष 1990 में रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया था। सेकंड देखते हैं केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का चित्र ये है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसे दिसंबर 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया था। यह उद्यान साइबेरियाई क्रेन यानी सारस के लिए प्रसिद्ध है, परंतु इस उद्यान से होकर बनास व चंबल नदियां नहीं बहती। इस उद्यान में गंभीरी व बाणगंगा नदियां प्रवाहित होती हैं। लोकेशन जान लेते हैं हम। राजस्थान के भरतपुर, यहाँ। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड कोलेरू झील, मूसी और कृष्णा का संगम। ये गलत है, सही जानते हैं। कोलेरू झील, इसका लोकेशन हम जानते हैं मैप में। कोलेरू झील जो है भारत में ताज़े पानी की एक प्रमुख झील है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा एवं गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है, ना कि कृष्णा व मूसी नदी के। वर्ष 2002 में इसे रामसर आर्द्रभूमि का दर्जा प्रदान किया गया था। चलिए हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से आईएएस प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। सेकंड है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। भारत में कामगारों में सजा काट रहे बंदियों को समय समय पर जो है पैरोल पर छोड़े जाने की व्यवस्था प्रचलित है। सामान्यतः एक बंदी द्वारा पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए जाने पर उसे पैरोल दी जा सकती है। हालांकि पैरोल पर छोड़े जाना किसी भी प्रकार से बंदी के अधिकार का मामला नहीं है और पर्याप्त आधारों के बावजूद प्रशासन उसे पैरोल देने से इनकार कर सकता है। ये आप हुआ नंबर गलत, इसलिए इसमें पैरोल मना किया जा सकता है। सेकंड देखते हैं, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 4 कारागार, सुधारालय, पोस्टल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति कारागारों,
और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से ठहराव है। इससे यह स्पष्ट है कि पैरोल के नियमों सहित कारागारों से संबंधित किसी प्रकार की विधि व नियम बनाना राज्य विधानसभाओं का क्षेत्राधिकार है। इसीलिए सेकंड सही है। सेकंड ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से दूसरा क्वेश्चन है। ये भी जो है आईएएस प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को निर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद नंबर 14 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 28 28, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 32, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 44 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 में यह प्रावधान है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ विधि के समक्ष समता का आशय यह है कि भारत में सभी व्यक्ति विधि के दायरे में समान रूप से आएंगे और किसी को भी कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में यदि कोई विधान किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। सही है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 14। आधुनिक भारत का इतिहास से यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2014 में आया था। क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? नंबर 1 भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। नंबर 2 भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। नंबर 3 भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को नियमन करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 और 3। सही ऑप्शन बताना है। हम बात करते हैं 1857। 1857 ईस्वी की क्रांति के तात्कालिक व दूरगामी रूप से कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम था रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। इसमें क्या बातें थीं चलिए बताते हैं। भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। बदनाम बदल दिया गया। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। इससे स्पष्ट किया गया कि भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया गया। सरकार अब भारतीयों के धार्मिक सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारतीय सैनिकों की संरचना व अनुपात में बदलाव भी हुआ। पहला ऑप्शन हमारा सही होता है नंबर 1, और नंबर 2 भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा गया, ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास से।
यह क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2014 में आया था। गदर क्या था? क्वेश्चन है कि गदर क्या था। ए है ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन नंबर बी है, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर में संचालित होता था। ऑप्शन नंबर सी है, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। ऑप्शन नंबर डी है, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। गदर क्या था, यही बताना है। चलिए पूरी बात जानते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत से भारतीय क्रांतिकारी अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक दल था। गदर शब्द का अर्थ है विद्रोह। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति लाना था, जिसके लिए अंग्रेजों के नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र कराना आवश्यक था। गदर पार्टी ने एक साप्ताहिक पत्रिका गदर का प्रकाशन भी किया। इस पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना पैदा कर उन्हें भावी क्रांति के लिए तैयार करना था। इस दल का प्रभाव उस समय समाप्त हो गया था जब अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुए और इस दल को गैर कानूनी घोषित किया गया। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। आर्थिक और सामाजिक विकास से 2021 आईएएस प्रीलिम्स 2021 में यह क्वेश्चन आया था कि भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में समानता निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? नंबर 1, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने का व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। नंबर 2, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। नंबर 3 है बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। अब कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी केवल 3। सही ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है। पहले हम इसके बारे में जानते हैं, फिर ऑप्शन बताते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु बैंकिंग परिचालन के विस्तृत मापदंड निर्धारित करता है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, जो समस्त वित्तीय प्रणाली और निजी बैंकों में पर्याप्त नकदी की उपलब्धता दैनिक आधार पर करता है तथा सभी बैंकों के लिए अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट की भूमिका निभाता है। आरबीआई व्यापार एवं उद्योग निकाय को अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति की विफलता पर तथा सरकार को बजटीय घाटों की पूर्ति के लिए ऋण प्रदान नहीं करता। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 और नंबर 3 ये दोनों गलत हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केवल 2 है। अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना।